जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई आज आप सभी का जो सेशन है वो है भारतीय संविधान की दोस्तों अंतिम क्लास होने वाली है और इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के दोस्तों हमारी और भी दोस्तों काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन पिछली क्लासों को ज़रूर देख सकते हो। तो आज हम आपसे क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर क्वेश्चन नंबर 239 तक के जो क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो टॉपिक था इसमें आपके इस बुक में टोटल 239 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी इस बुक में दिए गए थे। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 239 तक के जो भी आपके ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे वो आज इस सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे जो पहले हमारी क्लास हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 190 तक के क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 191 से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को देखा होगा और सेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन है भाई आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देर किए अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 191 भाई आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। कह रहा है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था। यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके तहत संविधान में कौन सा एक नया भाग है जो शामिल किया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भाग 3A, भाग 4A, भाग 2A या भाग 1A। तो भाई ये कौन है आपका, तो आपको सर भाग 4A में दिया गया है। और इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी जिसमें आपकी प्रश्न नंबर 134 में इसकी हमने व्याख्या को भी आपको अच्छे से समझाया था। तो इसीलिए भाई पिछली क्लासेस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछली क्लासेस को आप लोग ज़रूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के अनुसार वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसमें आपके एससी और एसटी आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। तो ये था आपका 104वां संविधान संशोधन। कौन से संशोधन में, तो आपको सर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ावा दिया गया या आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि कौन से संविधान संशोधन में एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए भाई, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय की शासन प्रणाली है। तो याद रखिएगा भारत में दोस्तों 3 स्तर की शासन प्रणाली है। कौन कौन सी है भाई, वो आपको बताते हैं। तो भाई ये आपके कितने स्तर की, तो आपको सर ये 3 स्तर की प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारें, चाहे वो आपकी पंचायतें या आपकी नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया है। और वर्तमान में भारत की जो शासक प्रणाली है ये आपको 3 शासक प्रणाली, और इसी को हम त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। एक तो हमारी दोस्तों केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हमारी राज्य सरकार होती है, और तीसरा आता है आपका स्थानीय सरकारें। ये तीनों पॉइंटें आपको दोस्तों याद रखना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कितने प्रकार की शासक प्रणाली है। तो आप कहोगे सर ये 3 प्रकार की शासक प्रणाली होती है। कौन कौन सी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका स्थानीय सरकार। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें से उच्चतम जो न्यायालय है वो कैसा है भाई, ये आपका सर्वोच्च है। इनमें से आपका जो उच्चतम न्यायालय ये कैसा है, सबसे सर्वोच्च है। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का जो पदानुक्रम है वो शामिल है, जिसमें से उच्चतम न्यायालय जो है ये कैसी है, सर्वोच्च है।
भारत में यदि हम न्यायालय का जो क्रम की यदि हम बात करें तो उनमें से जो सबसे बड़ा होता है वो है आपका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और फिर आपका जिला न्यायालय। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हमसे पूछा है कि जो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। देखिएगा, चुनाव का निरीक्षण करना ये काम किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। स्थानीय चुनाव ना करना, यहाँ पर ना करना का बात कह रही है भाई, ये महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव करना ये भी है, चुनाव का संचालन और उसका नियंत्रण करना ये भी इसका हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी जो है ये चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। अगला है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है दोस्तों कि चुनाव आयोग जो होता है ये आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण और निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे। ये क्वेश्चन भाई आपका जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है और बेहद आसान क्वेश्चन है भाई, बता सकते हो। स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भाई भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के समय उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें जो सरदार की उपाधि है ये किसने दी थी, जो सरदार की उपाधि है ये वारदौली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी, वारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, बारदौली की महिलाओं ने। याद रखेंगे इस चीज़ को, जो बारदौली की महिलाओं हैं इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों। आप लोग यदि इमेजिन करोगे तो आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर दिए होंगे ना, उनमें ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर आपने पढ़ा होगा। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हें उपनाम के नाम से जाना जाता है और बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और इनकी जो एक मूर्ति है भाई, जिसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनकी मूर्ति जो बनी हुई है कहाँ पर बनी हुई, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपके गुजरात में बनी हुई है। कहाँ पर बनी है दोस्तों, तो आप कहोगे सर गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति लगी हुई है जो कि गुजरात में है। और यदि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई की बात करते हैं तो ये 182 मीटर है। कितनी है भाई, 182 मीटर। इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है भाई। और इनकी जो मूर्ति है ये आपकी स्टैच्यू ऑफ, इसको यूनिटी कहा जाता है। और जो लिबर्टी है वो आपकी अमेरिका में है, ठीक है भाई। वो लिबर्टी आपके अमेरिका में जो हाथ में मसाल लिए खड़ी रहती है तो वो आपका लिबर्टी है। लेकिन अपने भारत में कौन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी लंबाई 182 मीटर ऊंची है। क्लियर। चलिएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे। और जगजीवन राम, भाई जगजीवन राम के लिए मैं आपको बता दूं इनका उपनाम क्या था, बाबू। इनका उपनाम याद रखेंगे, इनका उपनाम क्या था, बाबू नाम था, बाबू जगजीवन राम। ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। ये कैसे थे भाई, ये दलित जाति से थे और ये दलित उप प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ से आपके लिए दो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे जनरल नॉलेज के। देखिएगा कैसे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब यहीं से पूछा जाए कि बताइए भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो बाबू जगजीवन राम का नाम आपको बताना है। मोरारजी जो देसाई थे ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे कौन थे, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है भाई। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने हैं। जब से हमारा स्वतंत्रता के बाद 1947 से अब तक भारत में दोस्तों 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कितने हुए हैं भाई, 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। बात समझ में आ गई भाई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल नॉलेज का, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख सकते हो। इससे पहले आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की उत्पत्ति के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। यानी कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो बीजेपी है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी, तो वो है दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की स्थापना की थी। और भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है ये 1951 में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा का मसौदा, जो संविधान सभा का स्ट्रक्चर है, जो समिति के अध्यक्ष कौन थे,
मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आप बताएंगे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और के एम मुंशी, जो आपके के एम मुंशी हैं, ये इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी लोग। मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बी आर अम्बेडकर बताएंगे, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे, और संघ शब्द जहां कहीं भी लग जाए तो वहां पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बता देना है। इसकी एक ट्रिक है भाई, संघ, तो संघ शब्द जहां भी आ जाएगा वहां पे आपको जवाहरलाल नेहरू बता देना है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया था? जो अपशिष्ट मामले हैं उस पर कानून कौन बना सकता है? तो भाई अपशिष्ट मामले हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। भारत में जो अपशिष्ट मामलों पर है वो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अपशिष्ट विषय कैसे हैं भाई? आप कहोगे सर अपशिष्ट होता क्या है? तो अपशिष्ट विषय में जैसे आपके साइबर हुआ है, साइबर कानून हुआ, और सेरोगेसी और मदर कानून, इन पर जो कानून बनता है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 200, कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे पूछा हिस्सा नहीं है, किसकी 8वीं अनुसूची का भाई? तो उसमें भाई डोगरी को भी जोड़ा गया था, बोडो को भी जोड़ा गया, संथाली को, लेकिन दोस्तों फारसी को नहीं जोड़ा गया था। फारसी नहीं है, ये 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहोगे सर टोटल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को? तो आप कहोगे सर 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मैथिली, संथाली, ये आपकी 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इनको 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इसमें पूछा जाता है कब जोड़ा गया था, तो 2003 में। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है भाई। जो आपकी मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है, इसको 2003 में 92 संविधान संशोधन के अनुसार इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा चारों भाषाएं आपके सामने लिखी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो वो है अनुच्छेद 21(1). 21(1) को इसमें दाखिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 21(1) को शामिल किया गया। और अनुच्छेद 21(1) में है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो 21(1) में शिक्षा के अधिकार के लिए जो आपके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं उनको एक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या बताना भाई, जो कौन सा कथन इसमें से सही है, हमें सही कथन बताना है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संस्तुति परक हैं, उसमें 10 सदस्य हैं, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, या उसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश यानी कि संस्तुति परक है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कथन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 12 अक्टूबर को हुई थी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। इसको भी डैश करके लिख लो अपनी कॉपी में, कभी भी किसी भी एग्जाम में बन सकता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैं आपको वही पॉइंट लिखने के लिए कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, भाई मुख्यालय आपको दिल्ली बता देना है। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 7 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। कितना होता है? 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा जाएगा तो दिल्ली। कितने सदस्य हैं? तो आपको 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जो वीवीपीएटी इसका आपको फुल फॉर्म पूछा है
और इसका संबंध जो होता है ये भारत में चुनाव से संबंधित है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लो और कॉपी में नोट बना के लिख लेंगे। ठीक है भाई, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हैं जो मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका होता है। जो आपका वीवीपीएटी है ये इसका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जिसमें जो हम लोग वोट डालते हैं, मतदाता जो होते हैं वो मतदान करते हैं, उनका दोस्तों इससे क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? मतलब राज्य सूची में देखिए, बैंकिंग आता है, ये आपका केंद्र में आता है, रक्षा ये भी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में, वन भी आपका सेंट्रल में, लेकिन जो आपकी पुलिस है हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, तो इसको राज्य सूची में शामिल किया गया। ये तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई, पुलिस हो जाएगा। वर्तमान में यदि हम राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो विषय हैं आपके 61 विषय हैं, ये आपको याद रख लेना है। और पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि बैंकिंग है और रक्षा है और संघ सूची का ये विषय है। और मैंने आपको बताया था जो संघ सूची होती है, अब यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आपकी भाई 3 सूची बताई थी, एक तो होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है केंद्र सरकार से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? तो आप कहोगे सर ये केंद्र सरकार से होती है। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, यदि क्लास को आप रोजाना अटेंड करते हो तो चीज़ें समझ में आएंगी। यदि पहली बार क्लास को देख रहे हो तो इससे पिछली वाली क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो केंद्र सरकार जो होती है संघ सूची के लिए होती है, और समवर्ती सूची होती है ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है, और राज्य सरकार के लिए, और जो आपकी राज्य सूची होती है केवल राज्य सरकार के लिए होती है। तो जो आपकी पुलिस होती है वो केवल राज्य सरकार के लिए है, वो केवल राज्य सरकार के लिए है। लेकिन जो आपका बैंकिंग है, रक्षा है, संघ सूची है, ये आपके केंद्र सरकार में आती है। और जो आपकी वन वाला काम है, क्योंकि राज्यों में भी आपके वन अनुसंधान होते हैं, तो इसमें भाई केंद्र का भी है और राज्य का भी है, तो इसलिए इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो हम वन को क्या करेंगे भाई, समवर्ती सूची, आपको कह सकते हो सर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों के अंतर्गत आएगी। तो वन तो आपका इसमें भी है, तो यहाँ पे केवल राज्य सूची के लिए पूछा था। केंद्र और राज्य यदि यहाँ पर पूछ लेता कि निम्न में से कौन केंद्र कौमा राज्य सूची में शामिल है, तो आप वन बताते, क्योंकि वन जो है ये आपका समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? वन जो है ये आपका समवर्ती सूची में आता है। इसीलिए इसका आंसर पुलिस होगा, क्योंकि पुलिस केवल राज्य में आती है और बैंकिंग और रक्षा ये दोनों संघ में आते हैं। ये किस में आ जाता? तो आपको सर ये भी संघ सूची में है, और ये किस में? ये भी आपके संघ सूची में आता है। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भाई भारत का मूल अधिकार भी है, सत्ता का विभाजन भी है और संघीयता भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो वो है एकात्मक प्रणाली। क्या नहीं है भाई? एकात्मक प्रणाली। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं हो सकती है। भारतीय की जो संविधान की एकात्मक प्रणाली है ये इसकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं होगी, जबकि मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन और संघीयता भारत की ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन में द्वारा इसको शामिल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। याद रखिएगा कब? 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। और इसका जो मूल कर्तव्य ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बताया भी था। और मूल कर्तव्यों का जो दोस्तों उल्लेख है ये आर्टिकल 51 का में दर्शाया गया है। किसमें? आर्टिकल 51 का। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग, ठीक है भाई। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में वर्णित है, ठीक है भाई। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। आगे चलने हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या वो आपको 11 बतानी है। कितनी बतानी है बच्चों? 11। नेक्स्ट, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बताना है। भारत की रियासतों के एकीकरण के कारण इसीलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाने लगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, एक नया क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। तो भाई भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। 1948 में भारतीय सेना ने 2 रियासतें आपका हैदराबाद ऑपरेशन पोलो और जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया था। और जम्मू और कश्मीर ने 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बताएगा कि जम्मू और कश्मीर ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो 1947। इस डेट को याद रख लेना मेरे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भाई याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 1951 में हुआ था। याद रखेंगे भाई 1951 में। भाई आप सभी जानते हो कि हमारे लिए जीके जीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी में। मुझे मालूम है कि आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करोगे, हिंदी में भी कर जाओगे, रीजनिंग में भी कर जाओगे, लेकिन जीके जीएस में आप लोगों को भी इसमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो भाई सबसे यदि टफ सब्जेक्ट यदि माने तो भाई यही होता है। तो इसको भाई आपको थोड़ा अच्छे से समझ के चीज़ों को चलना है। तो भाई जो जो पॉइंट आपको बताएं जितना ज़्यादा हो सके उतना चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में, और इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से संबंधित थी। इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 में 2 उपखंड थे, 31 का और 31 खा। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो राज्य, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो होता है वो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस चीज़ को याद रखना मेरे भाई। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 में बताया गया है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, अब भाई मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये आर्टिकल 164 में है। 164(1) में इसको उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया 5 वर्ष, 15, 10 या 12। तो आप कहोगे सर टोटल 10 वर्षों तक के लिए इसे अनिवार्यत अर्हताएं आपको दी गई हैं। ठीक है भाई। आर्टिकल 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने संबंधी अर्हताएं दी गई हैं, और उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधिवेत्ता भी हो। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। 2019 तक की बात की गई है। तो भाई ये आपका एग्जाम में पूछा था, 19 फरवरी 2019 में ही आया था। तो उस समय का ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। तो हालांकि ये एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे। तो 1919 में कितना, 2019 में कितना था, 448 थे। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद में से 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसको याद रखना है। किसी भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो वो है दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई को। इन्हें टोटल 10 बार बजट पेश करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई, अभी मैंने आपको बताया था ये देश के कैसे थे, भी चौथे प्रधानमंत्री थे। ये मोरारजी देसाई थे, ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, मतलब चौथे नंबर के। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखना ये 1994 में पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1994 में। आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता, भाई एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है भाई, एकल नागरिकता। तो आप कहोगे सर एकल नागरिकता जो है ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। कहाँ से ली गई भाई, यूनाइटेड किंगडम से। याद रखेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, आप कहोगे सर यूनाइटेड किंगडम, यानी कि भी ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाता है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, यूनाइटेड किंगडम शायद ब्रिटेन को ही बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य को दोस्तों रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो सभी को पता है आयरलैंड से लिए गए। ये तो सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, तो वो है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। और नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होता है इसको नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी जो है नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? ये तो भाई सभी को पता होगा कि भाग 3 में है। जो नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट, भाग 1 में क्या भाई संघ का नाम राज्य क्षेत्र आता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है भाई। भाग 4 में हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग आपका कौन सा? ये 7। भाग 7 में भाई पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ था और इस अधिनियम में रिपोर्ट सिफारिश किए गए सुधार को शामिल किया गया था। तो वो कौन सा था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। कौन सा था बच्चों? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो भाई वो होती है रिट। और रिट में आपको मैंने बताया था परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, पक्षलेख, ये आपकी टोटल जो होती है रिट होती है, ये आपकी 5 प्रकार की रिट होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें से परमादेश ये आपका एक औपचारिक दस्तावेज होता है। क्लियर भाई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे दिया कि रिट या परमादेश ये औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालयों को आदेश निहित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ये आर्टिकल 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। इनमें से बताना कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में सरकार परिलक्षित है। भाई देखिए, संघ सूची में केवल केंद्र आती है और संघीय सूची में आपका यहाँ पर ये भी केंद्र के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार दोनों के लिए क्या था भी? समवर्ती सूची थी। बिना सोचे समझे टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको बताया भी था। तो वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका दिया भी गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में मूल रूप से आपके 97, अगर अब देखा जाए तो अब 100 विषय हैं। पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अब आपके 61 विषय हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, अब कितने हैं भाई? 52 विषय हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रख लेना भाई। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें समाजवादी, समानता और पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, लेकिन धर्म शब्द का कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो कौन सा नहीं होगा भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म शब्द का प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रतिभा संपन्न बनाना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया जाना, यह प्रस्तावना में सम्मिलित था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिएगा, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा कैसा है? मौलिक अधिकार नहीं है। इस चीज को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि किसी का मौलिक अधिकार। इस भाग को हम 12 के अनुच्छेद 300A में इसको प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? देखिएगा, नगर निगम का कार्य क्या होता है भाई? जगह जगह पर पार्किंग बनवाना, ठीक है, स्वास्थ्य और सफाई करना, सार्वजनिक कार्य करना। भाई कानून और व्यवस्था थोड़ी बनवाना, ये थोड़ी है नगर निगम का कार्य। तो ये तो पूछा कौन सा नगर निगम का कार्य नहीं? भाई ऑप्शन नंबर ए नगर निगम का कार्य नहीं है।
ठीक है, ये किसका काम है? तो आपको इसे कानून और व्यवस्था ये का काम हो जाएगा ये। नगर निगम की यदि हम कार्य की बात करें तो नगर निगम आ जाता है आपके अस्पताल हैं, जलों की पूर्ति करना है, जल निकास के लिए सार्वजनिक कार्य है, सफाई हुआ, पार्क है, क्षेत्र में रहने वाले जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियाँ, ये सब होता है नगर निगम का कार्य। कानून बनाना नगर निगम का कार्य नहीं है भाई। अगला देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। और संविधान कौन सा भी आर्टिकल कहोगे सर? आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद में सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? मैंने आपको बताया था ना, यदि किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा हो रही है तो उसे केवल और केवल राष्ट्रपति है जो कि उसके दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल 72 में कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना। किसमें भाई? आर्टिकल 72 के अनुसार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन सा वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? तो वो हैं दोस्तों, याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुने गए थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका नाम भाई याद रखना, ठीक है भाई। पहले संघ लोक सेवा आयोग में 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट शिक्षा विभाग के प्रभार किसके पास था? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट इन्हीं के पास था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। ठीक है भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इनका जो कार्यकाल रहा ये अगस्त 1947 से 1958 तक चला। फरवरी 1958 तक इनका जो है कार्यकाल चला। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इनमें से किससे संबंधित है? तो भाई देखिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है ये हमारी नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में नया भाग शामिल किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और आर्टिकल 243 और 243 के प्रावधान शामिल किए गए हैं, और इसे एक नई 12वीं सूची को भी इसमें जोड़ा गया था। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने वर्ष तक समय पर बैठक की थी? तो 3 वर्ष तक समय पर बैठक की है भाई, याद रखना 3 वर्ष। याद रखेंगे कितने वर्ष? तो आपको सर 3 वर्ष तक। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को तैयार करने में 3 वर्ष को कैसे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो लगभग कितना हुआ? तो 3 वर्ष। तो लगभग 3 वर्ष में शामिल किया गया। तो यही तो पूछा कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो हम इसको कह सकते हैं सर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 11 माह 18 दिन लगभग कितना है भाई? लगभग में आ जाता है, लगभग पूछा है तो लगभग 3 वर्ष कह सकते हो इसको। ठीक है भाई। अब ये मत कहना कि सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बताया तो ऑप्शन में तो मिला नहीं। तो लगभग 3 वर्ष इसको कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो लगभग 3 वर्ष में कितने सदस्यों ने लिखा था भाई? 300 सदस्यों ने लिखा था भाई। चलिएगा। और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भाई इसकी शुरुआत हुई थी, और 26 नवंबर 1949 में ये दोस्तों खत्म हो गई थी। तो ये आपका कितना हो गया था जाके? आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष परिवर्तित यानी कि बदल दिया गया था? किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो ये था आपका 1950। कब दोस्तों? 1950। तो आप कहोगे सर 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में इसको घोषित किया गया, और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक हुई थी, जिसकी थी 12वीं बैठक। 12वीं बैठक के अस्थायी संसद के अध्यक्ष के रूप में जो जीवी मावलंकर थे, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ये दोस्तों अस्थायी संसद के अध्यक्ष चुने गए थे, जीवी मावलंकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 सदस्य कर दी गई थी? तो वो आपका संविधान संशोधन था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा था? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई,
और इस अधिनियम वर्ष 1973 को ये पारित किया गया था। तो इसी को कहते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। और केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। कितनी घट गई थी? 5। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये तो आप सभी को पता, भाई उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका के निचली सदन का नाम विधानसभा है और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 403 सदस्य, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित हैं जो कि राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो वो था आपका हंटर आयोग। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि हंटर आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो याद रखना 1882 में। और इसी हंटर आयोग को हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। रिपन में जो आपके लॉर्ड रिपन थे, ये भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में इन्होंने एक कमीशन किया था, कमीशन का गठन किया जिसमें भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया और विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसी का नाम हंटर कमीशन भी पड़ा। तो ये थे विलियम हंटर, इन्हीं के नाम पर यह हंटर आयोग भी पड़ा। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो वह है आर्टिकल 44। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 44, जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए भाई? आयरलैंड के संविधान। यही तो है हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि नागरिक जो है ये भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसी एजेंसी है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का जो गठन है ये कब हुआ था? तो 2005। इसको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बताइएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो आप 2005 बताएंगे। एनडीएमए की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने और तैयारियों के लिए किया गया है। किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? भाई आप लोगों ने देखा कि जब हमारा वो पहले था आपका जो राष्ट्रीय ध्वज, उसमें जो आपका अशोक चक्र बना हुआ है उसके स्थान पर चरखा था। क्या था भाई? चरखा था। तो ये आपका 1931 में। कब था दोस्तों? 1931 में से अपनाया गया था। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, जिसमें से केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में एक चरखा हुआ था। ये चरखा भी अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया भाई। ठीक है, चरखा तो चला गया भाई यहाँ से। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो सभी को पता है कि 6 हमारे मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य। तो 6 और 11 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल 6 अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं तथा मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित हैं। दोनों क्रम से हैं, याद रख सकते हो बड़े ही आसानी से कि भाग 3 में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4, मौलिक अधिकार भाग 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। अब ये वही बात है, अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां? भाई सभी को पता है कि 24 तीलियां होती हैं। भाई ये क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी। अब तब चरखा हटा दिया गया था, तब कौन आ गया भाई? अशोक चक्र। तो इस चक्र में कितनी तीलियां? 24। राष्ट्रीय ध्वज में इंगित अशोक चक्र सम्राट अशोक के शिलालेखों से लिया गया था, जिसमें 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। भाई 24 गुणों को दर्शाने का कार्य करती है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद में किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा का विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो वो है संविधान की 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई 239। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो वो है देश की संप्रभुता। देश की संप्रभुता, इसमें आपका भारत की जो पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है और सर्वोच्च शक्ति वाला, ये सारी चीज़ें आपके संप्रभुता में वर्णित हैं। और हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये किस में है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय जनता को समर्पित है, इसमें जनता ही सर्वप्रिय है या सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊपर है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमने अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। ये होता भी संप्रभुता का अर्थ। समझ गए भैया यहाँ तक की बात? उम्मीद करते हैं भाई आपको यह भारतीय संविधान का जो टॉपिक है, जितनी भी हमारी इसकी क्लासें हुई हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने भाई यहाँ से आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। भारतीय संविधान एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए अंकित भाटी सर की बुक का ये हमारा से चैप्टर जो है आज से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे से एक नया चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। अपने आप में वो टॉपिक है जहाँ से अधिकतम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है दोस्तों, इसी को हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर की शुरुआत हम दोस्तों नेक्स्ट डे यानी कि कल से करेंगे, और ये दोस्तों हमारा चौथा चैप्टर रहने वाला है। और इससे पहले दोस्तों जो हमारे नए स्टूडेंट्स से पहली बार क्लास में आए हैं, वो क्लास को देख रहे हैं, तो इससे पहले दोस्तों हमारी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से हिस्ट्री को कंप्लीट किया, ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, और आज हमने पॉलिटी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये तीनों चैप्टरों की क्लासेस दोस्तों हमारी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप जाके उन सारी वीडियोस को क्रमानुसार एक एक करके सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। ठीक है भाई, एग्जाम से पहले पहले। तो कल से भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे, और अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को थोड़ा सा आगे लेकर आप लोग जाने की कोशिश करेंगे भाई, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लाते रहें। और भाई आप सभी को पता है कि हमारी एसएससी जीडी 2025 की न्यू बुक की चारों बुकों का सॉल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है। आपकी रात को 8 बजे जीके की, सुबह 10 बजे रीजनिंग, 2 बजे हिंदी, और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास करवाई जाती है। तो सभी लोग आप क्लास में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। भाई यूपी पुलिस का एग्जाम आपके पास में आ चुका है, जिसके चलते जो है क्लास रेगुलर अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, क्लासेस आपकी रेगुलर जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सभी का क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।